हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आप देख रहे हैं एसकेटी पॉडकास्ट। चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी के जो लंबे पॉडकास्ट होते हैं उनकी छोटी क्लिप्स आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। कई बार आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है और ऐसे में लंबे वीडियोस देख पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ आपको चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी की छोटी छोटी क्लिप्स मिलने वाली हैं। तो कम समय में पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। 3 करोड़ लेके आप मार्केट में जाते हैं और मार्केट बंद होते समय आप 50 लाख लेके बाहर आते हैं। मेरे को अगर टेबल पे 10,000 भी दिखता है तो मैं उसे ले लेता हूँ। मतलब 92% लोगों को तो नहीं ही आता 93%। 93% लोगों को और 7% लोगों को ही आता है। उन्होंने तो 93 की साइकोलॉजी पढ़ ली, ये 93 उन 7 की क्यों नहीं पढ़ पा रहे? नहीं, बट किसी की साइकोलॉजी में कैसे पढ़ सकती हूँ? आपका लॉस कब हो रहा है? आपने कोई चीज 100 की ली, वो 70 की आ गई। जो आप सोच रहे हो बस उसका उल्टा सोचना शुरू कर दो, पैसा आने लग जाएगा। तो आज की तारीख में भी आप जो सोचते हैं उसका उल्टा करते हैं क्या? मेरे पास अपनी स्टडी है, मुझे मार्केट को क्या देना है ये मुझे ट्रेड लेने से पहले पता है। आपको लग रहा है कि आपको आता है पर आपको सीखना पड़ेगा, वो कैसे सीखें? पैसे दे के सीखना ज्यादा समझदारी है, फ्री सीखने में कोई नहीं सिखाएगा। तो हम तो जो सीख रहे हैं, मतलब आप ही के 2 रूल में से एक रूल तो वो सही जो है। मैं बोल के जा रहा हूँ वो बिल्कुल उतना ही सच है जितना कि सच हो सकता है। आपने वो टिप भी दी है जो आप अपने पेड क्लासेस में देते हैं। तो लॉन्ग रन के लिए भी अगर हमने इन्वेस्ट किया है और अगर शेयर वो अगर कम हो रहा है तो हमें फिर एग्जिट कर जाना है। ट्रेड लेने से पहले आप लोगों के पास जवाब होना चाहिए अपने आप से कि वाई आई एम टेकिंग दिस ट्रेड। अगर आपके पास 100 रुपए की सेविंग हो रही है, उस 100 रुपए में से 40 रुपीज आप डालिए म्यूचुअल फंड में। ये पैसा आपको 20 साल तक हाथ नहीं लगाना, बाकी का जो बच गया आपके पास। प्रॉपर्टी के लिए मैं बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं करता किसी को, सिर्फ आदमी के पास एक घर होना चाहिए जिसमें वो रह रहा है। प्रॉपर्टी इज नॉट ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कि पिछले 5 साल में जिस आदमी ने स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमाया उसे स्टॉक मार्केट से दूर हो जाना चाहिए, वो कभी नहीं कमा सकता। तो मैं कहता हूँ इन्वेस्टर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इन्वेस्टर का मतलब फेलियर होता है लाइफ में। बिटकॉइन के लिए या क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रेडिंग कर रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं, उसके लिए फिर क्या सलाह है? देखिए बिटकॉइन में एक अच्छी चीज़ क्या है, मैं एक इंस्ट्रूमेंट आप क्या बताएंगे जो सबसे बेटर हो? आधा म्यूचुअल फंड में कर दो, 25% गोल्ड में कर दो, 25% बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में कर दो। आज मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका पोर्टफोलियो करोड़ों में है, रोज की कमाई लाखों में है। ये मैं आपको जलाने के लिए नहीं कह रही हूं, वो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए हारे हैं शेयर मार्केट में और करोड़ों बनाए भी हैं। तो मुझे लगता है एक ऐसा शख्स जिसने कमाया भी हो गमाया भी हो, वो मार्केट की जितनी बेहतर समझ हमें दे सकता है वैसी कोई दूसरा नहीं दे सकता है। तो चलिए फटाफट से हम स्वागत कर लेते हैं। मेरे साथ है फुल टाइम ट्रेडर, फाइनेंस के बारे में आप उनसे टिप्स लेते रहते हैं, तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, डॉक्टरेट इन फाइनेंस, दीपक वाधवा जी। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू शालिनी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एंड मैं तहे दिल से आपको दुआ देता हूँ कि आपका ये शो बहुत अच्छा चले। और आप तो वैसे ही एक बहुत ही चरिस्मेटिक पर्सनैलिटी है आपकी और बहुत ही अच्छा बोलती हैं, तो आपका तो ना चले ऐसा हो ही नहीं सकता। और मेरी गुड विशेस हैं और लाखों करोड़ों आप कमाएं भी और आपका शो भी लाखों करोड़ों व्यूज से हमेशा एम्ब्रेस रहे। तो दिस इज़ माय विशेस टू यू। थैंक यू सो मच सर। इससे अच्छी शुभकामना मुझे लगता नहीं है मुझे आज की तारीख में मिल सकती है, क्योंकि पैसा बोलता है वो मेरा पॉडकास्ट चैनल है जो इसके लिए मुझे लगता है कि व्यूअरशिप बहुत कम है। आप जहाँ पैसे रुपए के बारे में लोगों को समझाना शुरू करते हैं, एडुकेट करना शुरू करते हैं, बजाय इसके कि रातों रात लखपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, तो वैसी व्यूअरशिप थोड़ी डाउन हो जाती है। तो इससे अच्छी विश तो मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती आज के समय में। बट ये मैंने तो ठीक बोला ना कि आपने करोड़ों गंवाए हैं और करोड़ों कमाए हैं? बिल्कुल। कितने गंवाए थे? बड़ा नंबर था। आप बता दें। हालांकि आपने ये कई जगह मुझे लगता है आपकी स्टोरी नहीं, मैंने कहीं भी एक्चुअल फिगर नहीं रिवील की है, बट लोगों का 6 फिगर्स में होता है, मेरा 7 में 8 फिगर्स में था मेरा। ओके। 8 फिगर्स का मतलब है 10 करोड़ प्लस। तो ये पैसे थे आपके पास और आपने गंवा दिए? मतलब 10 करोड़ थे आपकी झोली में जी, और वो पूरे के पूरे चले गए? जी।
क्या ये सभी के साथ होता है कि जितने पैसे हैं मेरे पास वो सारे चले जाएं, या लोग हारते हैं जीतते हैं, हारते हैं जीतते हैं? देखिए शालिनी जी, मेरे को ना लॉस लेने के बाद एक चीज़ समझ आई, और वो चीज़ ये थी कि हम लोग मतलब लॉस क्यों लेते हैं, वाई वी आर इन लॉस। और जिस दिन मुझे ये बात समझ आ गई उस दिन से मेरा लॉस नहीं हुआ कभी। मेरा लॉस क्यों होता था? देर आर 3 रीजन्स फॉर दैट। 1, आई हैड ह्यूज ग्रीड, मतलब कि मेरे को ये लगता था कि रातों रात मुझे करोड़पति होना है। क्योंकि मेरा करोड़ों का लॉस है तो मैं 5-10 हज़ार कमा के कभी बुक ही नहीं करता था। मुझे हमेशा ये लगता था कि मैंने खोए तो लाखों करोड़ों रुपए हैं, अगर मैं 10,000 कमाऊंगा तो मैं कैसे कमा पाऊंगा। तो दिस इज़ अ मिथ। मुझे 10,000 भी स्क्रीन पे छोड़ने नहीं है। आई डोंट हैव टू लीव एनी मनी ऑन द टेबल, आई हैव टू कलेक्ट इट ऑल। दिस इज़ 1। 2, अर्ली मनी या अर्ली पैसा एकदम से आ जाए ऐसे नाम की कोई चीज़ नहीं होती। स्टॉक मार्केट इज़ लाइक अ बिजनेस, ये लॉटरी की टिकट नहीं है। ग्रीड होना और एक्सटेंसिव ग्रीड होना 2 चीज़ अलग हैं। तो अगर हम मार्केट में आते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर मार्केट नहीं तो क्या। आज मैं अगर मार्केट से पैसा कमा रहा हूं तो अगर मैं इस पैसे को मार्केट में ना लगाऊं तो मेरे पास क्या विकल्प है? मैं कोई बिजनेस करूंगा, मैं कुछ ट्रेडिंग करूंगा। ट्रेडिंग मतलब जैसे ये ग्लास खरीदा बेचा या कुछ भी चीज़ की ट्रेडिंग जो होती है, किसी ब्रांड के साथ मिलके उसका माल बेचूंगा, रेस्टोरेंट खोलूंगा, फैक्ट्री लगाऊंगा, दुकान खोलूंगा, यही विकल्प हैं सारे। तो इन सब में कितना मुनाफा है? कोई यहाँ पे क्या पैसा 1 का 2 होता है? नहीं। तो फिर मैं ट्रेडिंग जब करने बैठता हूँ तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे को अपना पैसा 1 का 2 करना है? तो ये सोच बदलनी पड़ेगी। तीसरा, मेरा लॉस भी इसीलिए हुआ, और जितने लोग ये देख रहे हैं अगर वो सब भी लॉस में है तो उनका लॉस का सिर्फ एक कारण है, उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है। दे थिंक दैट दे नो एवरीथिंग। लेकिन अगर आता ही होता तो लॉस में नहीं होते। दैट मीन्स देयर इज समथिंग मिसिंग, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो माइंडसेट हो, कुछ भी हो। आज अगर आप घर से आई, कार चला के आई, अगर आपको कार सही ठीक ठाक चलानी आती है तो ही आप घर से यहाँ तक पहुँची ना। अगर कहीं आपका 2 बार एक्सीडेंट हो रहा है, या हफ्ते में आप 10 दफ़ा एक्सीडेंट कर रही हैं, या महीने में 10 दफ़ा कर रही हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके चलाने में कुछ कमी है। तो ये चीज़ हर आदमी को समझनी पड़ेगी। जो 10 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं लोग, उनको भी समझनी पड़ेगी। ये कहना कि मेरे को तो सब कुछ आता है, मैं तो 10 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि भाई अगर 10 साल से तुम ट्रेड कर रहे हो और तुम्हें सब कुछ आता है तो फिर लॉस क्यों है? तो ये 3 चीज़ जब हमारे दिमाग में आ जाएंगी, पहला ग्रीड को छोड़ना पड़ेगा, दूसरा माइंडसेट को प्रिपेयर करना पड़ेगा, तीसरा अगर नहीं आता भाई तो इसे छोड़ दो, और अगर नहीं छोड़ पा रहे हो तो सीख के करो, पैसा बन जाएगा। सीखना सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप कहो जी मेरे को तो 10 साल का तजुर्बा है, मैं चार्ट भी देख लेता हूँ, मैं ऑप्शन डेटा भी पढ़ लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं जो भी कर लेता हूँ। भाई आप कुछ भी कर लेते हो, सामने वाला आपसे स्मार्ट है तभी तो आप हार रहे हो और वो जीत रहा है। सो सिंपल थिंग है, यू हैव टू बी एट पार विद एटलीस्ट द पर्सन जो आपके सामने बैठा है। बहुत सिंपल सी चीज। मतलब 92% लोगों को तो नहीं ही आता है, 93% लोगों को, और 7% लोगों को ही आता है। मैं इसका एक और आपको विकल्प देने की कोशिश करता हूँ कि 93% जो लोग कर रहे हैं, जो चीज़ कर रहे हैं 93, वो उन 7 को पता है। तो जैसे ही आप जहाँ पे घुसते हैं वो वहीं पे सेलिंग शुरू कर देते हैं। ये भी तो हो सकता है ना कि उन्हें पता है कि आप क्या करने वाले हो, तो आप क्यों नहीं जान लेते कि वो 7% लोग क्या करने वाले हैं? उन्होंने तो 93 की साइकोलॉजी पढ़ ली, ये 93 उन 7 की क्यों नहीं पढ़ पा रहे? अब आप सोचो आउट ऑफ द बॉक्स सोच के। नहीं, बट किसी की साइकोलॉजी में कैसे पढ़ सकती हूँ? अरे जहां आपको लग रहा है कि आपको बाय करना है और आप बाय करके लॉस ले रहे हो, वहां आप सेल कर दो। क्या इसमें दिक्कत वाली बात है? आपका लॉस कब हो रहा है? आपने कोई चीज 100 की ली, वो 70 की आ गई। तो 100 में खरीदने की बजाय बेच लो ना। 100 की खरीदी, 70 में कवर की, 30 रुपए घर आ गए। 100 की खरीद के 130 में बेचने वाले थे, 100 की बेच के 70 में कवर कर लो, कौन सी बड़ी बात है?
सेल करके प्रॉफिट लिया जाए। नहीं नहीं नहीं, मेरा ये नहीं कह रहा सेल करके लिया जाए। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि जो आप सोच रहे हो बस उसका उल्टा सोचना शुरू कर दो, पैसा आने लग जाएगा। ये क्या थंब रूल है? ऐसा मुझे लगता है, मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ। नहीं तो आज की डेट में भी, क्योंकि आपने इतना घाटा सहा, इतना प्रॉफिट लिया, तो आज की तारीख में भी आप जो सोचते हैं उसका उल्टा करते हैं क्या? मेरे पास अब तो तो- अपने सेट ऑफ रूल्स हैं, मेरे पास अपनी स्टडी है। हाँ। मैं तो ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि 93% लोग जो लॉस ले रहे हैं वो लॉस ना लेके सिर्फ जिस दिशा में बैठ रहे हैं, उन्हें लग रहा है बाजार ऊपर जाएगा हाँ। तो वो बाय कर लेते हैं, उन्हें लग रहा है बाजार नीचे जाएगा वो सेल कर देते हैं। हाँ। और लॉस ले लेते हैं। हाँ। इसकी जगह ऐसे की जगह ऐसे बैठ जाएं और ऐसे की जगह ऐसे बैठ जाएं तो मुनाफा नहीं आ जाएगा। बिल्कुल, जो किया था उसका उल्टा कर देते तो प्रॉफिट ही हो रहा बस होता। यही गेम है। ओह गॉड, इस नज़रिए से तो सोचा ही नहीं था कभी। मुझे ये बताएं, क्योंकि ये इस टाइप के लोग तो हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे सब आता है और वो लॉस देते हैं। इस टाइप के लोग भी मार्केट में हैं जिन्हें लगता है मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरे ख़रीदते ही गिरने लगता है, मेरे बेचते ही चढ़ने लगता है। तो ये जो किस्मत ख़राब सोचने वाले लोग हैं उनको लगता है आता तो सब है, किस्मत साथ नहीं देती वरना कमा लेता। ये क्या मेंटालिटी है फिर? मैं कहता हूँ किस्मत सिर्फ उस आदमी की खराब है जो खटिया पे पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में लेटा हुआ है, पानी भी नहीं पी पा रहा, जिसको अपने छोटे छोटे काम करने के लिए भी हेल्प की ज़रूरत है, सिर्फ उसकी किस्मत खराब है। अगर आपके हाथ पैर सलामत है, भगवान ने सोचने समझने की शक्ति दी है, तो कोई किस्मत खराब नहीं है। अगर आप अपनी किस्मत खराब मानते हो तो वो ज़रूर खराब हो जाएगी, बिकॉज वॉट यू थिंक यू परसीव यू अट्रैक्ट दैट। मैं बहुत फर्म बिलीवर हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वॉट यू थिंक यू कैन अचीव का, और मैं बहुत फर्म बिलीवर हूँ हाउ टू स्केल अप का, यानी कि आपको अपनी कहाँ तक ऊंचाई को छूना है ये आपके हाथ में है। और हमारी तो माइथोलॉजी में शुरू से सिखाया जाता है ना कि आप दृढ़ निश्चय कर लो तो पहाड़ को भी हिला सकते हो। आज तक किसने पहाड़ हिलाया? दैट इज ए सिनोनिम कि अगर आप अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल कर लें तो यू कैन अचीव व्हाट यू कैन थिंक। ये तो बात है। और मैं इस चीज़ पे एक उदाहरण देता हूँ। आज आप भी गाड़ी में तेल डलवाते हो, अब आप ये 10 लोगों से सोशल एक्सपेरिमेंट करना, और मैं आप सब लोगों से भी कहता हूँ आप लोग भी करिएगा। आप गाड़ी में तेल डलवाने उतरो गाड़ी से, और उस जो बॉय वो डाल रहा है ना तेल, डिस्पेंसिंग बॉय बोलते हैं उसे, उससे बोलो भाई आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, अगर आपको एक विश मिल जाए आप क्या करना चाहते हो? तो वो ये बोलेगा कि मैं यहाँ इस पेट्रोल पंप का मैनेजर बनना चाहता हूँ। कोई 100 में एक बोलेगा कि मैं इस पेट्रोल पंप को ओन करना चाहता हूँ। कोई आपसे ये बोलेगा कि मैं तो अपनी रिफाइनरी लगाना चाहता हूँ। नहीं, धीरू भाई अंबानी ने यही बोला था, इसीलिए वो धीरू भाई अंबानी है। सोचो इतना बड़ा, होगा नहीं होगा वो तो एक अलग चीज़ है, अपनी सोच पे क्यों कंजूसी दिखाएं? ठीक बात भाई, जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप बढ़ोगे नहीं। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बार मैं एक बहुत बड़े प्रचंड व्याख्यात पंडित के पास गया जब मैं लॉस में था। उस दिन से मेरा पंडितों पे विश्वास उठ गया। हालांकि मैं फॉलो करता हूँ कुछ चीज़ें, लेकिन मुझे ये लगता है कि उन्हें भी कोई खास ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो लोग किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाए मेरी। और ये आप भी समझिएगा, और आप भी आज के बाद से पंडित वंडित सब भूल जाएंगी। मेरा दूसरा नंबर था, मेरे से आगे एक साहब बैठे थे, और वो पंडित जी बहुत प्रचंड पंडित थे। उनका अपॉइंटमेंट के लिए 3-3 महीने आगे की डेट है, जयपुर में वो बैठते हैं। तो उसके बाद मतलब क्योंकि व्हाट दे वर टॉकिंग आई कुड लिसन, मतलब दैट वाज नॉट ए क्लोज चैम्बर टाइप पंडित नहीं थे वो, मतलब वैसे ओपन सा था। वो सामने बैठते थे और जो भी यजमान थे वो आगे बैठते थे। तो वो बोला कि साहब वो ही वॉज एक्चुअली ए ट्रांसपोर्ट ओनर या कुछ था, तो वो ट्रक ड्राइवर वगैरह भी हो सकते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन उन्होंने कहा साहब मेरे ऊपर ना कर्जा बहुत है। तो पंडित जी ने कहा कितना कर्जा है? तो उसने कहा मेरे ऊपर 10 लाख का कर्जा है। ठीक है। तो पंडित जी ने उनको एक कहा कि भाई आगे चल के ना तुम्हारा शुक्र ठीक होने वाला है और तुम बहुत पैसा कमा लोगे। तो उसने पूछा पंडित जी ने कि भाई मतलब उसने पूछा कि कितना पैसा कमा लूँगा मैं? तो उसने कहा सर ये कर्जा उतर जाएगा आपका 7-8 महीनों में। तो उन्होंने कहा क्यों? उसने कहा तू कुछ भी नहीं करेगा तो तेरा शुक्र ठीक हो रहा है, तेरे पास पैसा आ जाएगा।
मैंने कहा भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, वेरी गुड टेक्नोलॉजी। अगला नंबर मेरा था। तो उन्होंने देखते ही कहा भाई, क्योंकि पंडित को ये दिखाना बताना है कि भाई ही इज़ वेरी टैलेंटेड और मैं तो परेशान गया ही हूँ। मैंने कहा आपका शुक्र ठीक हो रहा है 7 महीने बाद, तो आपका पैसा वैसा खूब आ जाएगा। मैंने कहा जी मेरे पे 10 करोड़ का कर्जा है। बोले हाँ हो जाएगा। एंड दैट वॉज द ओनली टाइम आई वेंट टू द पंडित। उसके बाद मैं कभी पंडित के पास नहीं गया, क्योंकि वहां से मेरा दिमाग ये सोचने में लग गया कि उसका शुक्र ठीक होगा तो वो तो 10 ही लाख कमा पाएगा, और मेरा शुक्र ठीक होगा मैं 10 करोड़ कमा पाऊंगा। तो ये भेद क्यों? वो क्यों नहीं 10 करोड़ कमा पाएगा? ठीक बात। मैं इस बात पे इतना ज़्यादा मेरा फोकस हो गया कि मैं पंडित और अपनी जो दक्षिणा दी थी मैं भूल गया। मैंने कहा पंडित जी मेरे को काम है, मैं चला। वो भी बोले अपॉइंटमेंट हमारा एक ही बार मिलता है साहब। मैंने कहा जी मुझे चाहिए ही नहीं। मैंने कहा आपको अकल ही नहीं है तो मैं क्या करूं? ठीक बात। बाहर निकल के मैंने सोचा कि भाई 12 राशि हैं, 12 लोग हैं। अगर शुक्र ठीक होने से ही हो तो इनमें से 12 में से एक का शुक्र तो हर वक्त अच्छा चल ही रहा होगा। बिल्कुल। तो क्या वो सेट ऑफ लोग करोड़पति बन रहे हैं? नहीं बन रहे। दूसरा, मैं पैदा हुआ 3:05 पे, मान लीजिए 3:06 पे भी तो कोई पैदा हुआ होगा, और प्रहर जो होता है वो 6 घंटे का होता है, यानी कि 6 घंटे तक आपकी राशि चेंज नहीं होती। तो ऐसा क्यों बोला जाता है कि अगले ही क्षण जो बच्चा पैदा हुआ उसकी कुंडली अलग है और मेरी अलग है? अगर स्टार्स का देना है तो स्टार तो फिर सबको बराबर देंगे एकदम। हर 6 घंटे में जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, चाहे मैं यहाँ हो रहा हूँ, कोई कहीं हो रहा है, कोई कहीं हो रहा है, तो सबके बराबर होने चाहिए। 6 घंटे क्या, एक उसी समय, उसी मिनट, उसी सेकंड पे पैदा हुए। अब जो जुड़वा बच्चे होते हैं 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड का जिनमें फर्क होता है, हाँ। उनकी भी कुंडली अलग अलग है। एक को बाप प्यार करता है, एक को बाप प्यार नहीं करता। एक के पास करोड़पति है, एक बिल्कुल बेचारा सड़क पे है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं भाई इसमें स्टार्स का तो इतना रोल है ही नहीं। ठीक बात। फिर रोल किसका है? कर्मों का, लर्निंग कोई का। कर्मे वर्मों का भी फल नहीं है। हाँ। कर्म का फल कैसे है? आपको पिछले जन्म के कर्म या इस जन्म के कर्मों का फल मिल रहा है और उसका नहीं है। ये सिर्फ गेम सारा माइंडसेट का है। जो आदमी जितना पॉजिटिव, जितना अच्छा, जितना भला, जितना बड़ा सोच सकता है, ये प्रकृति उसको उतना देती है। आप मंदिर में जाके प्रार्थना कर रही हैं, आप में और वो जो बाहर खड़ा है भिखारी, उसमें क्या फर्क है? आप, सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ। नहीं, एकदम ठीक बात है। आप अंदर भीख मांग रही हैं, वो बाहर भीख मांग रहा है, फर्क सिर्फ यही है। हाँ। और आप अपने को सिविलाइज्ड कह रही हैं, वो बेचारा अनपढ़ है। वो आपसे 10, 20, 50 रुपए की भीख मांग रहा है, आप अंदर करोड़ों की मांग रही हैं। क्योंकि आप पढ़ी लिखी हैं, आपका दिमाग वहां तक जा रहा है, उसकी सोच वहां तक नहीं जा रही। बस फर्क यही है। तो जितना ज्यादा हम अपनी सोच और माइंडसेट पे काम करेंगे, पैसा उतना खींच सकते हैं हम। ये प्रकृति ने हमें इतना दिया है, इतना दिया है। आप सोचो, सोना, चांदी, लोहा, ये स्टूडियो कहाँ से आया? सब हम कह रहे हैं हमने बनवाया। अरे भाई, देने वाला तो कोई और है। सोना आज आप पहन के चल रही हैं, मैं पहन के चल रहा हूँ। अगर ये प्रकृति हमें दे नहीं तो हम पहनेंगे कहाँ से? ठीक बात। तो दैट मीन्स देने वाले के पास तो विशाल भंडार है। हम कितना ले पा रहे हैं डिपेंड उस पे है ना। मेरी भी आज वही कोशिश है कि आपके पास ज्ञान का अथाह भंडार है। उस सागर में से मैं अपना गागर भरने की कोशिश आज कर रही हूँ, मेरे व्यूअर्स को भी वो टिप्स मिल सकें। आपने एक चीज़ और कही कि आपको सीखना पड़ेगा। जो कमा रहा है वो सीख चुका है शायद, और आपको लग रहा है कि आपको आता है, पर आपको सीखना पड़ेगा। वो कैसे सीखें? देखिए, YouTube की यूनिवर्सिटी और WhatsApp यूनिवर्सिटी को थोड़ा बंद करें, किताबों का सहारा लें, किसी अच्छे मेंटोर का सहारा लें, किसी ऐसे ट्रेडर से सीखें जो खुद प्रॉफिटेबल हो। बस यही तरीका है। मैंने भी ऐसे ही सीखा है और लोगों को भी ऐसे ही सीखना पड़ेगा। मतलब हम अगर उनके पास जाएं तो हम बोले आप पहले अपना पोर्टफोलियो दिखा दो? नहीं, हाँ। वो कोई नहीं दिखाएगा, और ना कहना भी। आपको पता लग जाता है ना, ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, ये नॉट प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। वो तो आपको बाजार में पता लग ही जाता है। ठीक बात। बस जो प्रॉफिटेबल है आप उससे कहिए। और दोस्तों, दूसरा, पैसे दे के सीखना ज़्यादा समझदारी है। फ्री सीखने में कोई नहीं सिखाएगा। अच्छा, ये भी मैं बता दूं।
लोग सोचते हैं कि कोई भी मुझे फ्री ज्ञान दे देगा, कोई नहीं देगा फ्री ज्ञान। मैंने 40 लोगों मतलब 70 लोगों से 40 लाख रुपए दे के सीखा, जबकि मैं इतने करोड़ों रुपए के लॉस में था, उसके बाद भी मैंने पैसे दिए। फ्री में कोई क्यों सिखाएगा? पैसे लेके तो लोग पूरा कमिटमेंट नहीं करते। पैसे लेके भी 100% कमिटमेंट नहीं है आज किसी का, तो फ्री में कोई क्यों ज्ञान देगा मुझे? और वो भी उस चीज़ का कि जिससे वो पैसे कमा रहा है वो मुझे सिखा दे। ठीक बात। आज लोग फ्री में अपना बुखार ना दें किसी को, और हम सोच रहे हैं कि वो ऐसे कुंजी दे दे हमें जिससे वो कमा रहा है और हम भी कमाने लग जाएं। हाँ। भाई पैसे दे के ही सीखना पड़ेगा। तो ये 2 नियम तो हमें पता चल गया, लेकिन पहला वाला जो रूल आपने बताया कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, उससे जाकर के सीखो, तो हम तो ऐसी ट्रेडर के पास बैठे हैं ना जो प्रॉफिटेबल है, तो हम तो जो सीख रहे हैं, मतलब आप ही के 2 रूल में से एक रूल तो वो सही जो है। मैं बोल के जा रहा हूँ वो बिल्कुल उतना ही सच है जितना कि सच हो सकता है। दूसरा, फ्री में कोई नहीं सिखाता है। बिल्कुल। दीपक सर भी बहुत क्लासेस लेते हैं, मुझे अभी हाल में ही पता चला है, और बहुत मुश्किल से दीपक सर हमें आज मिले भी हैं। वो अपनी क्लासेस के लिए अब्रॉड भी और इंडिया की अलग अलग सिटीज़ में जाते हैं। पर सर 2-3 टिप्स तो आप आज मेरे पॉडकास्ट में ऐसे ही दे दो जो आपको लगे कि कोई भी चीज़ को फॉलो करिए। हाँ। चाहे चार्ट को फॉलो करिए, सिस्टम को फॉलो करिए। ट्रेड लेने से पहले आप लोगों के पास जवाब होना चाहिए अपने आप से कि वाई आई एम टेकिंग दिस ट्रेड। क्या मैं किसी के कहने पे ले रहा हूँ? अगर किसी के कहने पे ले रहा हूँ तो बिल्कुल नहीं लेना, चाहे वो टीवी हो, न्यूज़पेपर हो, ट्रम्प साहब हो, कोई भी हो, मुझे नहीं लेना ट्रेड। मेरे पास अपनी रीजनिंग होनी चाहिए। आई जस्ट हैव टू कन्विंस माई सेल्फ वाई आई एम टेकिंग दिस ट्रेड। क्या चार्ट पे सेटअप बन रहा है तो मैं लूँगा, क्या मेरी स्ट्रेटेजी का सेटअप बन रहा है तो मैं लूँगा, क्या मैंने कोई डेटा पॉइंट रीड करा है तो सेटअप बन रहा है तो मैं लूँगा। अगर कुछ नहीं बन रहा और मेरे पास इस चीज़ का सवाल का जवाब नहीं है तो मुझे ट्रेड नहीं लेना है। दूसरा, इसका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है? अगर मैंने कोई शेयर 1500 का लिया और मैं 1530 पे निकलने वाला हूँ, तो क्या मैं 1470 पे भी निकलने वाला हूँ? अगर मैं उसे 1500 का शेयर लेके 1200 तक पकड़ के बैठा हूँ और मैं बोलूँ अपने आप को कि आई एम एन इन्वेस्टर, तो मैं कहता हूँ इन्वेस्टर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इन्वेस्टर का मतलब फेलियर होता है लाइफ में, क्योंकि प्रॉफिट तो आप 10 ही रुपये लेके निकलने वाले थे। हाँ। अब 1500 का स्टॉक 1200 आ गया, आप पकड़ के बैठे हो और आप अपना कॉलर ऊंचा कर रहे हो कि मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। आप इन्वेस्टर नहीं है साहब, आप फेलियर हैं। इन्वेस्टर मैं उसे बोलता हूँ जो 1500 का शेयर हो गया और वो शेयर 2200 आ गया, वो अभी तक पकड़ के बैठा है क्योंकि ही हैज सेट इज गोल कि मैं तो डबल करके निकलूंगा चाहे 2 साल लग जाए। वो है इन्वेस्टर। आप में से कितने लोग हैं इन्वेस्टर? आप तो अपने फेलियर को इन्वेस्टर का नाम दे देते हैं। तो लॉन्ग रन के लिए भी अगर हमने इन्वेस्ट किया है और अगर शेयर या हमारा इन्वेस्टमेंट जो भी है वो अगर कम हो रहा है तो हमें फिर एग्जिट कर जाना है। मैडम, जिसने 1000 रुपये में सुजलॉन लिया था, सुजलॉन 6 रुपये आ गया, कहाँ तक पकड़ के 1.5 रुपये आ गया, कहाँ तक पकड़ के बैठोगे? अब आप इसे इन्वेस्टमेंट बोलोगे या बर्बादी बोलोगे? ठीक है। येस बैंक लोगों ने 600 रुपये में लिया, गिरते 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 6 रुपये आ गया। 2100 वाला पेटीएम 375 आ गया। 2200 वाला वो कार्ड 175 आ गया और 20 साल से वो वहीं खड़ा है। हम उसे इन्वेस्टमेंट बोलेंगे? हम इसे बर्बादी नहीं बोलेंगे। ठीक बात है। जेपी एसोसिएट, जेट एयरवेज, रिलायंस पावर और रिलायंस कम्युनिकेशन, मतलब मेरे यूनिटेक, एडुकॉम, ये सब। यूनिटेक जो था 10,000 रुपये का शेयर था एक टाइम में, 10,000 वाला शेयर 50 पैसे पे बंद हो गया। मैं इन्वेस्टर हूँ? आप बताओ। ठीक बात। क्यों मोहब्बत नहीं करना। क्यों मेरा दिमाग वहाँ चलना बंद हो गया? क्यों मेरा दिमाग वहाँ काम नहीं कर रहा कि ये 10% गिर गया, भाई अब तो मुझे निकलना ही है? क्यों मैं 90, 95, 99% तक की वेट कर रहा हूँ कि भाई ये तो शायद अब बढ़ेगा, शायद अब बढ़ेगा? इतना कहीं दिल नहीं लगाना भाई, खास तौर पे पैसे में तो बिल्कुल भी नहीं। ये मत सोचो कि ये बढ़ेगा। अरे वो गिर रहा है तो किसी रीज़न से गिर रहा है। सब लोग तो उसमें अपना इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं और आप सेवियर और वो बन के भगवान बन के पहुंच जाओ कि भाई तू गिर रहा है ना, चल मैं आ रहा हूँ मसीहा बन के तेरे लिए। हाँ। ऐसा मसीहा नहीं बनना भाई, पैसा कमाना है।
बहुत से लोगों को ट्रेडिंग की या इन्वेस्टमेंट की समझ नहीं होती है, लेकिन उन्हीं की फैमिली में या उनके फ्रेंड में कोई एक शख्स ऐसा होता है जो ट्रेड भी कर रहा होता है, इन्वेस्ट भी कर रहा होता है, कमा भी रहा होता है। तो उन्हें ये लगता है कि मेरे पास मेरी खुद की तो समझ है नहीं, लेकिन उसने ये शेयर लिया है और वो गलत नहीं होता, इसलिए मैं भी ले सकता हूँ और उसके पद चिन्हों पे चल के मुझे प्रॉफिट हो सकता है। ये वो वाली टिप होती है जो फ़ोन पे आई हुई या पेपर में छपी हुई या टीवी वाली टिप से बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव वाली होती है। हम देख रहे हैं कि वो शख्स लगातार आगे बढ़ रहा है और उसने खुद ने हमें बताया कि मैंने ये स्टॉक लिया है। तो क्या वो वाला इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग जो है वो फिर ठीक है या वो भी नहीं करना? शालिनी, मैं सबसे ये कहता हूँ, जो लोग दूसरे से पूछ के ट्रेड करते हैं, क्या वो रात को अपने घर पे सोते वक्त बाहर चिट लगा के सोते हैं कि आज मेरे घर की तिजोरी या लॉकर या अलमारी में 50,000 रुपये पड़े हैं, मेरी बीवी का गहना यहाँ पड़ा है, मेरे तकिए के नीचे इतना पैसा पड़ा है? जब आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते तो पहली चीज़ दूसरा आपको क्यों देगा? बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है मेरा। वाई एनीवन विल गिव यू एनी इन्फॉर्मेशन फॉर फ्री? ठीक है। आप किसी भी काम से कमा रही हैं, आप ये पॉडकास्ट से कमा रही हैं, ठीक है, या आप जो भी आपका रेवेन्यू मॉडल है, कल को मैं आपसे पूछूं कि शालिनी शेयर ऑल योर लूप होल्स विद मी, विल यू डू दैट? आपका मैं कितना ही सगा दोस्त बन जाऊं, विल यू डू दैट? मैं तो कर दूंगी। चलो, मेरे हिसाब से कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, मतलब मैं तो कर दूंगी। चलो, बाई चांस आप कर दोगे, लेकिन कितने लोग करते हैं? हाँ, राइट। आज आप एक दुकान में जाओ, वो आपके चाहे दोस्त की दुकान क्यों ना हो, अगर ये फ़ोन उसको 1 लाख रुपए का आया है और वो 1,10,000 का बेचता है, तो वो बता देगा कि आपको 1 लाख का आया है और 1,10,000 में दे दूंगा मैं? नहीं। क्यों? बिकॉज उसने दुकान अपने कमाने के लिए ली है। अब आपको जो आदमी शेयर बता रहा है वो क्यों बता रहा है? पहली चीज़, अगर उसने आपको एक शेयर बताया है, 100% आपका लॉस होएगा ही होएगा। क्यों? क्योंकि वो तो 20 लेके बैठा है। हाँ। उसके लिए दैट इज ओनली 5% ऑफ हिज दैट इन्वेस्टमेंट। उसने अगर 20 शेयर ले रखे हैं और उसके पास 100 रुपए हैं, तो उसने सिर्फ उसमें 5 रुपए डाले हुए हैं। हाँ। वो 5 जीरो भी हो जाए तो बाकी जो 19 रुपए हैं वो उसको 5 कमा के देंगे, तो उसका तो यहाँ पे लॉस नील बटा सन्नाटा है। आपने केवल एक ही शेयर लिया है, अगर वो टूट गया तो आपकी तो 100% कैपिटल या 100% इन्वेस्टमेंट जा रही है। तो इसलिए किसी की भी सुनने से पहले ये समझो कि उसका पोर्टफोलियो साइज क्या है, उसकी रिस्क एपेटाइट क्या है, क्या मैं उतना रिस्क लेने को तैयार हूँ। और किसी से ये मत पूछो कि ये शेयर 100 वाला 200 होगा या क्या होगा। उससे ये पूछो, चल भाई 100 में तो मैं ले लूँगा, मुझे निकलना कहाँ है? अपसाइड तो आप खाओगे। उससे पूछो, भाई 100 वाले को 80 में निकलना है, 70 में निकलना है, 60 में निकलना है या 90 में निकलना है? Exit is more important, whether be it relations, be it friendship, be it any of your affairs or whatever. Exit वर्ड आदमी बिल्कुल अपने सामने लिख ले, where to exit. कुछ भी हो, लाइफ में टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए, रिलेशंस में भी, प्रॉफिट में भी, लॉसेस में भी, कहीं भी। और हम खुद जो टॉक्सिसिटी है उसे मुझे लगता है बना के रखते हैं, उसे घसीटते रहते हैं। हम तो नेगेटिविटी के भंडार हैं। हाँ। हम लोग हमेशा, वी आर पीपल आर फुल ऑफ नेगेटिविटी। एक राइट क्लोजर की भी बहुत से लोगों को मैं आपको तलाश बताता रहती हूँ, है। आप कहीं जा रहे हो, आप अपने मोबाइल को इसको ऐसे रखो जैसे सामने वाला चोर है। हम लोग एक्चुअली एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ हमें डे 1 जब हम पैदा होते हैं ना, तब से सिखा दिया जाता है, बेटा ऐसा मत कर, ये हो जाएगा। अरे लेट द चाइल्ड लर्न ऑन इट्स ओन। जब होएगा तो उंगली टूटेगी, उसे पता लग जाएगा ना, अगली बार वो नहीं करेगा। हाँ। आपको कब ऐसा हुआ है, आपको कभी करंट लगा है जिंदगी में? बिजली का झटका जिसे बोलते हैं, अर्थिंग वाला लगा है, पर लगा है ना। हाँ। तो आपको एक बार लग गया, अब आप दोबारा जा जाके रोज उंगली देती है उसमें जाके? नहीं। क्यों? क्योंकि तो एक बार एक्सपीरियंस कर लिया आपने। हाँ। तो हर चीज का एक्सपीरियंस हो ले दो ना एक बार। क्यों अपन दूसरे के मन में नेगेटिविटी बने? ये हो जाएगा, अरे जब होएगा तब देख लेंगे ना, क्या दिक्कत है? इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बहुत सी पॉलिसीज़ मिल रही होती हैं मार्केट में, बहुत सारे प्रोमिसेस के साथ। मैक्सिमम लोग मैंने देखा है कि
बच्चा जब 2 साल का है तो वो 20 साल का होगा, हायर एजुकेशन के लिए चाहिए होगी, तो वो पॉलिसी हम लेते हैं। उसमें मुझे लगता है मैक्सिमम 9% तक इंटरेस्ट मिलता है, किसी किसी केस में 10%, अदरवाइज 7, 8, 9 इतना ही होता है मैक्सिमम। तो क्या उन पॉलिसीज़ में इन्वेस्ट के लिए आप कभी सलाह देते हैं जिसमें एक कन्फर्म आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और आपको अंत में पैसे मिल जाएंगे? देखिए, अगर मैं किसी ऐसे प्रोडक्ट में जा रहा हूं जहां मेरे को मिल तो केवल 9% रहा है, तो ये तो मेरा रिवॉर्ड हो गया। बट रिस्क क्या है? अगर ये पैसा कल को वो कंपनी मार्केट में ही लगाने वाली है तो मैं फिर 9% का रिस्क नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि अपसाइड तो मेरा 9% कैप कर दिया उन्होंने और डाउन साइड में 0 कैप कर दिया, यानी ये पैसा आपका 0 भी हो सकता है। तो मुझे क्या ज़रूरत है ऐसे रिस्क लेने की? अगर मुझे रिस्क ही लेना है, मतलब रिस्क लेना है, तो रिवॉर्ड भी मैं अपने लिए फिर बड़ा रखूंगा कि कम से कम 20-25% मिले। अगर मिले तो इतना मिले, हाँ। और जाए तो कोई बात नहीं, मेरा 0 हो जाए, तो वहां तो मैं रिस्क टू रिवॉर्ड को रखूंगा। लेकिन अगर अपसाइड केवल 9% है और जाने को पूरा है, तो बेटर ये नहीं है कि मैं 6-7% पे बैंक की एफडी करा दूं जहां पीस ऑफ माइंड भी मेरा पूरा है, खर्चा भी मेरा कुछ नहीं है। क्योंकि जो आपको ये पॉलिसी या कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी, म्यूचुअल फंड कह रहा हूँ, ये इंश्योरेंसेस के होते हैं, जनरली यूलिप के ये होते हैं, तो पता लगा दे तो वो कुल आपको 7-8-9% ही रहा है, लेकिन पूरी कंपनी भी तो उसकी आपके पैसे के खर्चे से ही चल रही है। बिल्कुल। तो आप क्यों उसको पालना चाहते हो भाई अपने पैसे पे? बेटर है अगर 7-8-9% ही कमाना है तो आप ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं उसमें पैसा लगा दो, बॉन्ड्स आते हैं सरकार के उसमें लगा दो, एफडी आती है उसमें लगा दो, ताकि कम से कम डाउन साइड तो मेरा प्रोटेक्टेड है। मैं रिस्क तो पूरा ले रहा हूं और खा कुल 9% रहा हूं, तो भाई नहीं। इससे तो मैं कहूँगा, हर व्यक्ति से मैं कहता हूँ, भैया एक कोई डेट फिक्स कर लो, बीवी का बर्थडे, अपनी एनिवर्सरी, दिवाली, होली, जो डेट पसंद हो। आपकी क्षमता 1 ग्राम गोल्ड दिलाने की है, बीवी को 1 ग्राम दिलाओ। आपकी क्षमता 100 ग्राम दिलाने की है, 100 ग्राम दिलाओ। आपकी क्षमता 5 ग्राम की है, 5 ग्राम दिलाओ। बीवी भी खुश, इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट, आप भी मजे में। कोई टिप देने वाला या कोई ट्रेडर ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट की तो कभी सलाह देता नहीं है। ये ज्वेलरी है क्या? 5 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम ले लेना। 5 ग्राम में बुलियन तो वैसे भी नहीं आएगा। हाँ। तो आज आपके हस्बैंड मान लो आपको 5 ग्राम की एक अंगूठी दिलवा देते हैं और हर साल दिलवाए जा रहे हैं। तो अगर बच्चा जब तक आपका 20 ग्राम होगा तो 100 ग्राम तो आपका गोल्ड बन गया ना जी। हाँ जी। और आपने पहन के तसल्ली भी कर ली। यू विल फ्लॉन्ट इट ऑल्सो। आप खुश भी हैं, आपकी सिक्योरिटी भी हो रही है, आपको फ्लॉन्ट करने को भी मिल रहा है, पति पत्नी भी खुश आपस में, तो मजे ही मजे है ना, सब तरफ से विन विन सिचुएशन है। हाँ। अब फिर इसी के साथ ये भी बता दें कि क्या इस कैटेगरी में डायमंड भी आता है या सिर्फ नहीं, गोल्ड? सिर्फ गोल्ड आता है जी। डायमंड इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट, डायमंड इज नॉट एप्रिशिएटिंग एसेट। गोल्ड का फैशन बहुत कम हो गया ना, तो ये जिन लोगों को ज्ञान मिल गया है वो अभी भी समझ ले कि आपको गोल्ड की ज्वेलरी दिलानी है। मैं कहता हूँ 9 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी लेने की बजाय 9 कैरेट की ज्वेलरी अगर 100 ग्राम लेनी है, 22 कैरेट की 3 ग्राम ले लो, वो ज़्यादा बेहतर है। मैं ये एक दूसरे पॉडकास्ट में बता चुकी हूँ, क्योंकि आपके साथ आज चर्चा हो रही है तो मैं बता रही हूँ। संजय कठुरिया जी का मैंने पॉडकास्ट किया था, उनको मैंने बताया था कि मेरे पिताजी कोई भी इवेंट होता था, मैंने 10th पास किया, मेरी बहन ने 12th पास किया, मम्मी की एनिवर्सरी है, मेरा बर्थडे है, तो वो सीधे जाके सुनार की दुकान पे खड़ा कर देते थे और कहते थे कोई चेन ले लो या कोई ईयरिंग ले लो। तो हम, मतलब बच्चा क्या करेगा, जो डिज़ाइन सबसे अच्छी है वो लेगा, तो हम देख के कहते थे ये वाली चाहिए, तो पापा कहते थे अरे ये तो बहुत हल्की सी है। तो जो भैया होते थे शॉप पे वो हमें कहते थे बेटा ये वाली लो, वो सुंदर भी नहीं है, वो ऐसी भी नहीं है कि मैं पहन के मार्केट जाऊँ, ज़्यादा है ना। हाँ, तो लेकिन भैया कहते थे तू समझ ना पापा क्या कह रहे हैं, इसका वजन ज़्यादा है। तो ऐसा करते करते करते, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, मैं 6 भी मैंने पास किया, पापा खुश हो गए कि तेरा आज रिजल्ट आया तो चल। तो वो ऐसे ही करके कि आज आपने रिंग ले ली, आज ईयरिंग ले ली, ये शायद उस समय का इन्वेस्टमेंट रहा होगा जो अब हम नहीं समझते हैं। तो क्या ये जो 90 के दशक वाला जो इन्वेस्टमेंट है वो आज 2025 में भी चल रहा है? देखिए जी, मेरी शादी हुई थी 2000 में, आज 25 साल हो गए पूरी मेरी शादी को। हाँ। उस वक्त गोल्ड 4000 रुपये था। उस वक्त भी गोल्ड महंगा था। जब मेरी शादी को 10 साल हुए तब भी 16-17 हज़ार रुपये था, तब भी वो गोल्ड महंगा था। और आज 1,15,000 में भी महंगा ही है।
गोल्ड कभी सस्ता नहीं होगा। गोल्ड का मतलब क्या है? गोल्ड इज गोल्ड। हाँ, हम ये कहते हैं ना, ये सोने जैसा खरा माल है। अरे सोने को ही हम वैल्यू नहीं कर रहे, जैसे खरे को क्या करेंगे? ठीक बात। तो गोल्ड को वैल्यू करिए। गोल्ड एक लाइफ टाइम असेट है। क्यों असेट है? क्योंकि गोल्ड की जो है डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि जितनी जनसंख्या बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है। और इसकी अवेलेबिलिटी सीमित है, क्योंकि ज़मीन से खनिज है ना निकल रहा है, तो कभी तो ख़त्म होएगा ही। जैसे तेल है कभी ख़त्म होएगा, गोल्ड है ख़त्म होएगा, चांदी ख़त्म होएगी, हीरा है और कम अवेलेबल है, तो ये चीज़ें ख़त्म होनी ही होनी है। हीरा मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, क्योंकि अब लैब ग्रोन डायमंड आ गया तो ओरिजिनल की वैल्यू ख़त्म हो गई। और कितने टाइम से हम देख रहे हैं कि सोरोस्की एक रिप्लेसमेंट ऑफ गोल्ड है, फिर अमेरिकन डायमंड या जरकन जिसे बोलते हैं वो है, बीच में और भी 2-3 प्रकार के स्टोन्स आ गए जो कि रिप्लेसमेंट ऑफ डायमंड थे। तो डायमंड का क्या है, लुक्स आप आइडेंटिफाई से करके नहीं बता सकते कि रियल डायमंड है या ये फेक है, राइट। ठीक है। लेकिन गोल्ड ही रहता है। गोल्ड की जैसी चमक किसी में नहीं है। तो इसलिए गोल्ड को मैं बहुत ज़्यादा वो करता हूँ। और मेरी बीवी की भी यही कोशिश रहती है कि कभी पैसा घर में बच जाए तो वो कुछ छोटा मोटा बड़ा जो भी है वो ले आए। और मैं एक बहुत अच्छा तरीका आप सब लोगों को बता देता हूँ कि अगर आपके पास मान लो 250 रुपये आज आपके बच गए कैसे भी करके, अगले दिन जाइए 250 रुपये का गोल्ड का ETF खरीद लीजिए। अब इन्वेस्टमेंट इज़ इन योर गोल्ड, चाहे वो, और मैं सबसे ये कहता हूँ इन्वेस्टमेंट का कोई अपर कैप नहीं होता, ना ही कोई लोअर कैप होता है। 250 रुपये भी आप सेव कर पा रहे हैं तो उसमें भी यू शुड फील प्राउड कि मैंने 250 रुपये इन्वेस्ट करे हैं। ये मत सोचिए कि 1,15,000 रुपये तोले का गोल्ड है, मेरे 250 से क्या होगा। अरे 250 करके ही 1 लाख कब बन जाएगा पता भी नहीं लगेगा। ये जैसे सिगरेट का नशा होता है, शराब का नशा होता है, हाँ। ऐसे ही जब आप इन्वेस्टमेंट मोड पे या इन्वेस्टमेंट स्प्री पे आ जाते हैं ना, ये भी एक नशा बन जाता है। आपको लगता है अच्छा अब मेरे 50,000 मिल गए, मुझे 1 लाख करने हैं, फिर आप जद्दोजहद से लग जाते हैं 1 लाख करने पे, फिर आप अपने लिए टारगेट सेट करते हैं मुझे 10 लाख रुपए जोड़ने हैं। तो वो आपके लिए ना एक वो नशा हो जाता है। आप जगह जगह से पैसे बचाते हैं और उसको अपना अकम्प्लिशमेंट करते हैं पूरा। तो आप ये मत सोचिए कि मैं कैसे 1,10,000 रुपये तोले का गोल्ड लूँगा। अरे आपके पास 10,000 बच रहे हैं, आप 10,000 के गोल्ड बीज ले लीजिए। जब आपके गोल्ड बीज के यूनिट इतने हो जाएं कि वो 10 लाख के हो जाएं, उसको वहाँ से सेल करिए और फिजिकल गोल्ड ले लीजिए। आज आप 250 रुपये या 500 या 1,000 रुपये का गोल्ड लेने सुनार की दुकान पे जाएंगे, एक लौंग भी नहीं आएगी। ठीक बात। लेकिन ये 1,000 जोड़ते रहिए डिजिटली। अगर ये 1,000 वाले 1,200 हो गए तो लौंग भी तो 12 उतने की हो गई। तो मेटल में ही आपका इन्वेस्ट हो रहा है। जो आप सुनार से लेके आएंगे उसमें तो 10-15-20% का आपको डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा, क्योंकि आपने मान लो 1 किलो या 100 ग्राम गोल्ड लिया तो वो आपसे मेकिंग चार्ज, वेस्टेज, लेबर, ये वो सब लेगा। वहाँ तो आप मेटल का ही पैसा दे रहे हो ना, और कुछ दे ही नहीं रहे। हाँ। तो आप मेटल इकट्ठा करते रहिए इन फॉर्म्स ऑफ ETF। हाँ। और जब वो आपका बढ़ जाए या आपके पास पर्याप्त धन हो जाए तो आप वहाँ बेचिए, यहाँ खरीद लीजिए। इट इज़ एज गुड एज दैट। अब ये डिसाइड आपको करना है कि जब आपकी एनिवर्सरी पड़ेगी या बीवी का बर्थडे पड़ेगा तो आप उसको आईफोन गिफ्ट करते हैं, आप उसे एक बहुत महंगा सा 1,00,000-1.5 लाख का पर्स गिफ्ट करते हैं, या आप उसे गोल्ड ज्वेलरी गिफ्ट करते हैं। ऐसा कहते हैं ना कि अगर हमने 2004 में आईफोन आया था तो उस वक्त आईफोन लिया होता या उस टाइम गोल्ड लिया होता तो आज उसकी क्या वैल्यूएशन होती। तो आईफोन तो आज आपका वो 1,000 रुपये में भी नहीं बिकेगा उस वक्त वाला, ठीक है, लेकिन वो गोल्ड करोड़ों का बिक जाएगा। तो ये फ़र्क है आईफोन और गोल्ड में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम।